दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक। दिस इज निशांत। आज के इस न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में आज हम लोग जो आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है यानी 2 फरवरी 2026, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं जो आपके बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है उसको हम देखेंगे। आपको ये बताएंगे कि उस आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना चाहिए और आपका काम रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट जो आर्टिकल बताए गए हैं, जिन आर्टिकल्स को डिस्कस किया गया है, उसको आप ज़रूर एक बार जाके देखें। दूसरी चीज़ कि ड्यूरिंग द लेक्चर जो भी हम क्वेश्चंस देंगे आपको, है ना, कुछ हो सकता है एमसीक्यू देंगे आपको, तो आप कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे। तीसरी चीज़, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा, जैसे ये न्यूज़पेपर आज मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि इसमें मार्क रहेगा, तो वो आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो वो हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो न्यूज़पेपर है कंप्लीटली बजट से भरा हुआ है ना। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन हैं बजट रिलेटेड ही हैं और बजट को लिंक किया गया स्टैटिक पार्ट से। तो हमारे लिए जो जो रेलिवेंट है बस हम उतना देखेंगे। बाकी बजट से रिलेटेड जो डिटेल्ड वीडियो है वो अलग से आ जाएगा, है ना। जब आ जाएगा तो आप बजट से रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। आज हम लोग ऊपर ऊपर एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं कि जो न्यूज़पेपर में लिखा है, न्यूज़पेपर ने जो एनालाइज किया है, जो सरकार ने जो आवंटन किया है, जो सरकार ने एलोकेशन किया है, या सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरह से, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे इंटरनल इकोनॉमी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मार्केट हो, उस पर क्या असर छोड़ने वाला है ना। तो आपको एक व्यू मिल जाएगा और इसके बेसिस पे चाहे आप मेंस लिख रहे हो, चाहे आप इस बार इंटरव्यू दे रहे हो, आपके लिए बहुत इसेंशियल हो जाता है ना। तो स्टार्ट करेंगे कि इस बार जो सरकार ने बजट बनाया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है ना, लेकिन फॉरेन कैपिटल पे उतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया है। अब बहुत सारे रीज़न है। रीज़न ये है कि अब चूंकि भारत चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, अब इसको और ज़्यादा एलिवेट होना है, चाइना को पीछे करना है, तो एक ही माध्यम है उसका, एक ही रास्ता है उसका कि आप मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग करें। तो इसी दिशा में काफ़ी मजबूत कदम उठाएंगे, हम लोग डिटेल से देखेंगे। बट फिलहाल ये जो आर्टिकल है इसी से रिलेटेड है कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने काफ़ी कुछ किया, क्या किया है डिटेल से आगे दिया हुआ है। ट्रम्प टैरिफ शैडो बजट एड्रेसेस यूएस डिमांड्स बैक्स वल्नरेबल सेक्टर। अभी देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया पे जो टैरिफ्स लगाए थे, उस टैरिफ्स को लेके डिस्कशंस होते हैं, है ना। बैकडोर डिस्कशंस काफ़ी चीज़ों को लेके होते हैं कि कुछ तुम आगे बढ़ो, कुछ हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उसी दिशा में इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ कुछ जो है ना नेगोशिएशंस के दौरान जो उनके द्वारा पुट फॉरवर्ड किया गया था पॉइंट्स, उसको कंसीडर किया है। जैसे देखो, यूएस में जो प्रोमिनेंसी है वहाँ की कंपनीज की है, आईटी सेक्टर कंपनीज हैं, जो डेटा बेस्ड कंपनीज हैं, उनका बहुत वहाँ पे वर्चस्व रहता है। तो इस बजट में ये कहा गया है कि वो सारी कंपनीज जो कस्टमर को ग्लोबली क्लाउड सर्वर्स प्रोवाइड करती है, आजकल कैसे गूगल ड्राइव हो गया, है ना, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, या अमेजन का AWS सर्वर हो गया, वो क्या करते हैं, वो डेटा सेंटर देते हैं कंज्यूमर्स को। तो वैसी कंपनीज जो डेटा सर्वर देती हैं, है ना, जो डेटा सर्वर देती हैं, अगर वो अपना डेटा सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहती हैं, और तो उनको हम लोग कुछ टैक्स हॉलीडे देंगे। कब तक? 2047 तक। 2047 का जब भी जिक्र आता है तो हम लोग किसकी बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं विकसित भारत की, है ना। तो 2047 तक टैक्स हॉलीडे मिल जाएगा उनको, जो क्लाउड सर्वर कंपनीज हैं जो इंडिया में डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगी। तो ये आप यूज कर सकते हैं अपने GS2 का सेक्शन 3 का जो सेक्शन है साइंस एंड टेक का, उसमें रिसेंट डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटिंग रिलेटेड कुछ आएगा, या फिर सरकार क्या कर रही है डेटा को प्रोटेक्ट करने की दिशा में। जैसे एक बिल आया था, डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था। अब जो क्या कर रही है इस बजट में कि डेटा सेंटर्स ओपन करे जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में, और उससे रिलेटेड उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो ये इस बार प्रपोजल है। फिर उन्होंने ये भी प्रपोज किया कि द एलिमिनेशन ऑफ ड्यूटी ऑन एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स एंड न्यूक्लियर जनरेशन इक्विपमेंट। अब देखो, न्यूक्लियर जनरेशन इक्विपमेंट की बात हो रही है, यानी कि आप समझो कि यूनाइटेड स्टेट्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे है। भले उसके पास अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट अपनी कंट्री में उन्होंने स्टैब्लिश करके नहीं रखा हो, लेकिन वर्ल्ड ओवर वो न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। तो जब न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं तो न्यूक्लियर कंपनीज जो हैं उनकी लॉबी रहती है कि भारत से बजट में कुछ करवाइए। तो जो टैरिफ लगाया गया, मान के चलिए वो एक साधन था नेगोशिएट करने का, इंडिया से फेवर लेने का। तो वहां पे उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया कि हम न्यूक्लियर जनरेशन इक्विपमेंट पे बात करेंगे, जो एविएशन सेक्टर के इक्विपमेंट्स हैं या न्यूक्लियर जनरेशन के इक्विपमेंट्स हैं जो यूएस से इंपोर्ट होने हैं, उसके लिए भी
ड्यूटी कम करने की बात सरकार ने कही है। कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड स्टेट्स को इससे फायदा तो होगा। आगे चलते हैं। अब एक हमेशा एक डिस्कशन रहता है ना। अब ध्यान देना कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं और जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जैसे यूपी बिहार तमिलनाडु, यूपी बिहार, दिल्ली हरियाणा पंजाब, और स्पेसिफिकली यूपी और बिहार है ना, फिर झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। और साउथ इंडियन स्टेट्स में जो स्टेट्स है, 5 साउदर्न स्टेट्स है, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु, कहा जाता था कि उनके शेयर को लेके हम यूपी और बिहार को शेयर पैसा दे रहे हैं, है ना। तो पर पैसा जो पेमेंट करते थे वो, तो उनका अगर 1 रुपया वो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं अपने टैक्स कलेक्शन का, तो उसका 1 रुपये से कम उनको मिलता था। और अगर बिहार और यूपी को देखें तो 2 रुपये से ज्यादा मिलता है इनको पर 1 रुपये जो सेंटर को देते हैं उससे। तो कहीं ना कहीं हम क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर रहे हैं, यहां से ले रहे हैं वहां पे दे रहे हैं। तो ये चीज इस बार शायद थोड़ा मॉडरेट करने की कोशिश की जाएगी, है ना। तो इसमें क्या की जाएगी कि जो अब ये देखो 15th फाइनेंस कमीशन का शेयर जो था कर्नाटका का 3.647, इस बार हो गया है 4.131, है ना। केरला का 1.925, इस बार 2.382, मतलब इसको इंक्रीज किया गया है, राइट। जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस रहते हैं ना, 16th फाइनेंस कमीशन में जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस हैं, उनमें जो 5 साउदर्न स्टेट्स हैं उनका शेयर बढ़ाया गया है ना। क्यों बढ़ाया गया है इस पे आपको कोई डिस्कशन नहीं करना, बस जान लेना है शेयर बढ़ाया गया है। अब ऐसा बहुत दिन से चला रहा है, इसका 1-2 और रीजन समझ लो। अभी चुनाव होने हैं तमिलनाडु में, है ना। खैर वो सरकार का प्रेरोगेटिव है, वो क्या करती है, लेकिन हमको उस दृष्टि से नहीं देखना है, हमको ये समझना है कि ऐसा क्यों किया गया। तो काफी समय से ये चला रहा था उनके बीच में, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वहां पे जो हिंदी हार्टलैंड के खिलाफ जो विरोध होता है, इन्हीं सबको लेके होता है कि आप रोजगार ले लिए लोकल हमारा, आप हमारे पैसे उनको दे रहे हो, है ना। तो जहां रिसोर्सफुलनेस रहेगी वहीं तो इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो रिसोर्सफुलनेस सदर्न स्टेट्स में ज्यादा है, वहां पे उनकी जो अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की, वो सब ज्यादा है, तो वहां इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप हो रही है। तो खैर ये हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, हमारे लिए जो जानना था वो हमने देख लिया। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉरिडोर टू फ्यूचर। अभी कुछ हाई स्पीड रेल, फ्रेट और कुछ चीजें की जा रही हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर लाया जा रहा है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स मतलब बुलेट ट्रेन, है ना। कैसे दिल्ली में देखोगे तो मेट्रो आती है हर 2 मिनट पे, उस तरह से कुछ इस तरह का इंतजाम किया जाएगा कि दिल्ली और पटना के बीच में भी ट्रेन चले, है ना। तो एक जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है दिल्ली से सिलीगुड़ी तक स्टैब्लिश किया जाएगा। और कल ये भी कंफर्म किया गया कि ये जो ट्रेन है ये पटना से होके गुजरेगी। तो अब देखो इसका फायदा क्या होता है, जब भी ये हाई स्पीड रेल, तो जो लोग पटना में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से पटना आवागमन करते हैं, जिनका घर पटना है, दिल्ली रह के जॉब करते हैं, उनको आना आसान हो जाएगा, है ना। उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी। जब भी मोबिलिटी बढ़ती है तो मोबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक आदमी ज्यादा आवाजाही करेगा। महिलाओं को दिल्ली में फ्री कर दिया गया था मेट्रो ट्रेवल, है ना। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी। उनको लगेगा कि जो मेरा 2000-3000 खर्च होता है फेयर में, वो हमारा उसमें खर्च ना होके वो हमारे दैनिक जीवन में, जो हमारी दिनचर्या में जो खर्च है उसमें उपयोग हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो बाहर निकलेंगी नौकरी करने के लिए। तो सेम चीज यहां भी है, मोबिलिटी बढ़ाने की शुरुआत है। और जैसे जैसे हाईवे अगर आप बनाते हैं ज्यादा, तो क्या होगा, अभी जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो आइदर आप रॉ मटेरियल जहां पे अवेलेबल है वहां पे स्टैब्लिश करते हैं, या फिर जहां पे मार्केट है वहां पे स्टैब्लिश करते हैं। जबकि जैसे ही हाई स्पीड रेल होगा और जो ये फ्रेट कॉरिडोर्स बढ़ेंगे, इसका मतलब कि आप अगर मुंबई में आपको मार्केट है आपका, तो आप यहां कहीं भी अगर फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो आपको पता है कि यहां से यहां जाने में हमको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है ना। तो जो आपको लगेगा कि हमको लगने वाला समय नहीं है, तो यहां पे जो स्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, यहां पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम लगेगा, तो लोग टीयर 2 और टीयर 3 सिटी की तरफ जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं उससे जो आपकी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं, जैसे सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को डेवलप नहीं करना है, हमको पटना, बनारस, लखनऊ, इन सबको भी, पुणे, हैदराबाद, इस सबको भी डेवलप करना है। तो कैसे डेवलप करेंगे? तो इन सब प्रोजेक्ट्स को लाके, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लाके हम डेवलप करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव यही रहता है इन सब प्रोजेक्ट्स को लाने का। तो ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, इसको नाम दिया गया है ग्रोथ कनेक्टर्स। इस पे सवाल आपको मेंस में पूछा जा सकता है GS2 सेक्शन 2 में
कि व्हाट हैव बीन, या रिसेंटली बजट जो हुआ उसमें एक ग्रोथ कनेक्टर्स का टर्म था, उस ग्रोथ कनेक्टर के टर्म से आप क्या समझते हैं और ये किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करेगा ग्रो होने में। अब ये जो कॉरिडोर बनाया गया है काफी स्ट्रेटेजिकली सोच के बनाया गया है, चाहे फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया हो या फिर जो हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी की गई हो वो की जा रही हो। जो हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी है, आप गौर करो, ये जो एरिया है ये काफी पैसेंजर ट्रैफिक का एरिया है, हाई मोबिलिटी वाला एरिया है, ये सारे रीजन जो है यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है लोगों की, तो यहाँ पे ट्रेवल बढ़ेगा, है ना, ट्रेवल बढ़ेगा, लोगों के बीच आवाजाही बढ़ेगी। जो ये कॉरिडोर बनाया गया है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया गया है, इसका मकसद ये है कि न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कनेक्टिंग दानकुनी इन वेस्ट बंगाल टू सूरत। जो दानकुनी, क्लियर देख लो, दानकुनी वेस्ट बंगाल में है और सूरत है यहाँ पे, है ना, तो ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है। ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर क्यों कनेक्ट किया गया है? जो भी रेयर अर्थ कॉरिडोर्स हैं, है ना, मिनरल रिच स्टेट में, टू प्रमोट माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब यहां अगर माइनिंग हो रही है, तो अगर यहां माइनिंग हो रही है रेयर अर्थ की, तो उसकी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है यहां पे है, तो यहां से हमको माल यहां ले जाने में डिफिकल्टी ना हो, या फिर यहां पे बेसिक माइनिंग हो रही है, जो लोकल प्रोसेसिंग वो हो रही है, जो उसका फाइनल डेवलपमेंट होना है मार्केट में जाने के लिए, वो अगर सूरत में हो रहा है तो उसमें हमको समस्या नहीं होनी चाहिए। इन सबको सोच के बनाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रोथ कनेक्टर्स, ग्रोथ कनेक्टर्स। इन सब आर्टिकल्स को वापस से आप जाके पढ़ेंगे। आज मैं न्यूज़पेपर को डायरेक्ट लेके इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको पता तो चले क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और इन सब आर्टिकल्स को वापस से आप एक बार जाके पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। जब आप वापस से जब बजट की कंप्लीट वीडियो देखेंगे एग्जामिनेशन के हिसाब से, तो आप देखेंगे बहुत चीज आप रिलेट कर पाएंगे। तो जो ग्रोथ कनेक्टर्स है उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड किया गया है, ग्रोथ कनेक्टर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिल्ली सिलीगुड़ी के बीच में एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात की गई है, सूरत दानकुनी के बीच ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर की बात की गई है, मुंबई बैंगलोर चेन्नई आंध्रा, ये जो पूरा इंडस्ट्रियल जोन है यहां पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात की गई है, क्योंकि यहां पे अगर हम कॉरिडोर बनाते हैं तो ये इसको जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, उसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं, उसके बारे में कुछ आगे काम किया जा सकता है, राइट। ट्रम्प सेज इंडिया विल बाय वेनेजुएला ऑयल न्यू विंडो आफ्टर ईरान एंड रशिया। ठीक है, हम खरीदेंगे, मेरी मर्जी, हमको फायदा होगा तो हम वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे, रशिया से ऑयल खरीदेंगे, विल नॉट सी कि यूनाइटेड स्टेट्स हमको क्या कह रहा है ना। ये बताता है हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। इन द फर्स्ट बजट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर 15% हाइक फॉर डिफेंस बजट। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे उतनी काम की चीज नहीं है। ट्रम्प टैरिफ सेट, देखो यहां पे क्या क्या हुआ है। यूएस डिमांड फॉर टैक्स ब्रेक्स फॉर डेटा सेंटर्स, हमने देखा डेटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने की बात की गई है, जो भी कंपनीज यहां पे अपना डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करती हैं। यूएस डिमांड इन एविएशन न्यूक्लियर एंड डेटा सर्विसेज, उसकी डिमांड को फुलफिल किया गया है ना। अभी हमारा एक एक्ट आया था, शांति एक्ट, जो इंटरव्यू दे रहे हो पक्का से इसको पढ़ लेना, शांति एक्ट, और जो मेंस दे रहे हो इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, है ना, वो पढ़ लो, क्योंकि शांति एक्ट कहां फायदा आपको यूज होने वाला है। आपका जो GS2 सेक्शन 3 का पोर्शन है, साइंस टेक वाला, न्यूक्लियर वाला, वहां तो हेल्प करेगा। सेक्शन 2 में भी इससे रिलेट करके सवाल पूछा जा सकता है। इवन GS1 सेक्शन 2 करंट अफेयर्स वाले में भी इसको पूछा जा सकता है। तो शांति एक्ट पक्के से आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो जो यूएस का डिमांड था एविएशन न्यूक्लियर और डेटा सर्विसेज, जहां उनका बिजनेस एंटिटी काम करेगा, उससे रिलेटेड हमने काफी प्रोविजंस इस बजट में किए हैं। कंसेंसस फॉर यूनिट्स इन सेज से रिलेटेड कुछ किया गया है ना। फिर ड्यूटी स्ट्रक्चर इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, कंटेनर स्टोरेज की काफी शॉर्टेज होता था। जैसे एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, आप देखोगे एक्सपोर्ट में बड़े बड़े कंटेनर्स रखे जाते हैं, ट्रेन पे भी देखते होगे, और जो रोड है वहां से भी जाता है, और शिप पे देखते होगे कंटेनर। तो हमारे पास कंटेनर की काफी शॉर्टेज रहती है, तो इसके लिए प्रोग्राम किया गया कि करीब 10,000 करोड़ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में दिया गया है, ताकि कंटेनर की शॉर्टेज हमारे पास ना पड़े, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आज छोटी छोटी न्यूज काफी ज्यादा है, और मैक्सिमम चीजें जो हैं वो बजट से ही रिलेटेड है। हाँ, यहां देखो, नो NPR नोटिफिकेशन बट बजट एलोकेट्स फंड, है ना। NPR जब भी होता है ना, प्रोसेस क्या है कि जब भी NPR होता है
तो सेंसस का जो हाउस लिस्टिंग प्रोसीजर है ना, सेंसस का जो हाउस लिस्टिंग प्रोसीजर है उसके साथ ही होता है। लेकिन इस बार एनपीआर के बारे में नोटिफिकेशन एज सच एक्सक्लूसिवली नहीं आया है, लेकिन उसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे क्या जानना जरूरी है, इससे पहले क्या हुआ था कि एनपीआर के बारे में 2019 के आसपास जो बात की गई थी तो काफी हल्ला गुल्ला मचा था कि जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको आप सिटीजनशिप से कंप्लीट डिप्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत सारे इश्यूज हुए थे। तो आपको इसमें एनपीआर के बारे में जानना है, एनसीआर के बारे में जानना है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके बारे में जानना है, और रिसेंटली सेंसस जो आया है इसके बारे में जानना है। इन सब चीज़ों के बारे में आप एक बार पढ़ लेंगे, है ना। मैं बता सकता था बट वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप अगर चाहिए तो कमेंट करना, इस पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, है ना। बट ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा अगर हम इतना डिटेल से डिस्कस करने लगे। हमने आपको बता दिया कि एनपीआर, एनसीआर, सीईए और सेंसस के बारे में आप पढ़ लेंगे। फिर देखोगे अब इस न्यूज़पेपर में हर एक एरियाज को लेके क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं वो इसमें डिटेल से बताया गया है। अभी जैसे देखो कि सेंटर डज हैवी लिफ्टिंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स वो अपना फिजिकल स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, फिजिकल स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये फिजिकल स्पेंडिंग वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मतलब पता होना है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे आप डे टू डे सैलरी देते हैं, जो डे टू डे एक्सपेंस है, सपोज जो कंज्यूमेबल्स है आपका वो खत्म हो गया, इससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा, इससे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं। आप चाहे यहां से असेट बिल्डअप कर रहे हो, आप चाहे किसी को लोन दे रहे हो जिसका इंटरेस्ट आपको बाद में आएगा तो आपको फायदा होने वाला है। तो सरकार अपना केपेक्स, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स, उसको इंटैक्ट रख रही है, उस पर फोकस बढ़ा रही है। दूसरा टर्म है यहां डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ये बराबर से पूछता भी है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, सपोज आपका जीडीपी मान लेते हैं 100 रुपीज का जीडीपी है, 100 रुपीज में अगर 10% आपका डेब्ट टू जीडीपी है, यानी कि आपका 100 रुपीज अगर आपका जीडीपी है तो उसमें 10 रुपया आपने डेब्ट लिया है, कहीं से डेब्ट लिया होगा। अब ये अगर 10 से घट के 8 हो गया तो आपके पास 2 रुपया जो बचा है ना, वो कर्जा नहीं है आपका, आपने कहीं से डेट नहीं लिया है। आपको क्या है, उसको यूटिलाइज करना है एज अ रिसोर्स। अब चाहे आपका कैपिटल एक्सपेंस करेंगे या फिर आप किसी स्कीम्स में कंज्यूम करेंगे उसको, या सोशल सेक्टर स्कीम में करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री को ही फायदा होगा उससे, राइट। तो जितना डेब्ट टू जीडीपी कम होगा उतना सरकार के लिए फायदा, इतना मतलब देश के लिए फायदा है। वही यहां लिखा हुआ है कि सेंटर विल एम टू ब्रिंग डाउन द रेशियो टू 55.6% फ्रॉम 56.1% दिस ईयर। तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इस बार कितना है, 56.1% है। कहां तक लाने की बात हो रही है, 55.6% लाने की बात हो रही है। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। एक तो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है डेब्ट टू जीडीपी, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसका टारगेट क्या माना गया है, कहां से कहां तक इसको रिड्यूस करने की बात की गई है, राइट। तो अगर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन होता है तो उसके क्या फायदे हैं। अगर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन होता है तो दैट फ्रीज अप रिसोर्सेज फॉर प्रायोरिटी सेक्टर एक्सपेंडिचर बाय रिड्यूसिंग द आउटगो ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि अगर 10 रुपया आपका डेट है तो 10 रुपये पे आपका इंटरेस्ट भी तो चार्ज हो रहा है ना। आप कर्ज ले रहे हैं तो आप उसका इंटरेस्ट भी तो पेमेंट करेंगे। ये इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा अगर ये 10 से घट के 8 पे आ गया तो, है ना। वो 2 रुपये का इंटरेस्ट तो कम होगा। ये जो इंटरेस्ट कम होगा उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं दूसरी जगह, दूसरे पर्पस के लिए। वही ये कहना चाह रहा है। India's high public debt levels have been repeatedly cited by the agencies as an obstacle to higher ratings. अब देखो, कोई भी कंपनी, बाहर की कंपनी, जो इंडिया से बाहर की कंपनी है, सपोज वो सिंगापुर की कंपनी है, सिंगापुर की कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो क्या करेगी, वो रिसर्च करेगी इंडिया के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे। उसके लिए वो हायर करेगी किसी एजेंसी को, है ना। वो एजेंसी इंडिया को रेटिंग देगी कि एजेंसी मतलब रेटिंग के हिसाब से इंडिया कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या इंडिया इन्वेस्टमेंट करने लायक है, क्राइम फ्री सोसाइटी है, क्या यहाँ पे लोन यहाँ पे नहीं है, यहाँ का सॉवरेन रेटिंग जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं है ना। तो ये चीज रिसर्च करेगी सिंगापुर, उसके बाद यहाँ इन्वेस्ट करेगी। तो ये जो कंपनीज हैं ये रेटिंग्स कम दे देती हैं अगर आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा रहता है तो, या आपका डेट लेवल भी ज्यादा है तो आपको एजेंसी कम रेटिंग दे देती है।
तो हमारा बोरोइंग कॉस्ट अगर कम हो जाता है, अगर हमारा बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाता है तो हमारा डेट कम हो जाता है, हमारा डेट कम हो जाता है, हमें रेटिंग्स अच्छी मिलती हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, है ना। फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करना चाहेंगी। यही लब्बो लुबाब है इस पूरे आर्टिकल का, है ना। आप डिटेल से जरूर पढ़ लेना इसको। चलो नेक्स्ट इज अनदर बम्पर, आरबीआई डिविडेंड एक्सपेक्टेड इन फिस्कल ईयर 27, डिसइन्वेस्टमेंट सीन एट 80,000 करोड़। अभी देखो क्या होता है, जब भी आप फिस्कल डेफिसिट की बात करोगे, है ना, फिस्कल डेफिसिट आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में। अब फिस्कल डेफिसिट की बात करते हो तो सरकार क्या करती है, कुछ जो इनके पास पैसा आता है ना, जो इनके पास कमाई होता है, उसको स्पेंड करती है डिफरेंट सेक्टर्स में या अपना कर्ज चुकाने में। अब आरबीआई में जो इनका स्टेक है, या आरबीआई से रिलेटेड जो पैसा आता है इनके पास, आरबीआई डिविडेंड, वो करीब 80,000 करोड़ के आएगा। ये जो 80,000 करोड़ अगर आया तो कहीं ना कहीं सरकार फायदे में है, पॉजिटिव में है, इसका उपयोग वो आगे करेगी अपने स्कीम्स में। यहां पे आपके लिए जानने लायक स्टैटिक की चीजें क्या हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। यहां पे आपको जानना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ना, और भी जो डेफिसिट्स हैं उनके डेफिनेशंस, उनके बारे में आप एक बार नजर मार लेंगे इस पे, है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक न्यूज, जो स्कीम्स हैं या जो भी चीजें बताई गई हैं बजट में, उसको अगर हम देखें तो 5 साल में 7 इकोनॉमिक रीजन्स बनाए जाने हैं उन सिटीज को लेके जो अभी तक टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं। कहने का मतलब सरकार का फोकस अभी सिर्फ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर ये सब नहीं है। अब एक टीयर 2 टीयर 3 सिटी में आ रहे हैं, जैसे सूरत है ना, जैसे वाइजैग है, विशाखापट्टनम है। तो इन्होंने कहा कि सिटीज आर द इंडियन इंजन्स ऑफ ग्रोथ, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। वी शैल नाउ फोकस ऑन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज एंड इवन टेम्पल टाउन जैसे बनारस है ना, जैसे कांचीपुरम है, विच नीड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमिनिटीज, है ना। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज अगर डेवलप होंगे तो वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, वहां लोग ज्यादा जाना चाहेंगे, है ना। उससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी ही विकसित होगी, इकोनॉमी और ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगी। बिल्डिंग और शांति एक्ट, गवर्नमेंट पावर्स न्यूक्लियर सेक्टर विद जीरो कस्टम्स ड्यूटी, जो भी इस बार मेंस दे रहे हो। और न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो आपका टॉपिक है, न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो आपका टॉपिक है, उस न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड इसमें जो भी फैक्ट्स हैं वो आप जॉट डाउन कर लेंगे। वो जॉट डाउन करके आप जो स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि साइंस टेक में जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करो कि आप कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करो, जो भी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करो। अगर वो पूछते हैं कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बताइए, तो आप सीधा बोल देंगे कि रिसेंटली बजट में न्यूक्लियर रिलेटेड ये हुआ था। अब हम आ जाते हैं कालपक्कम में, जहां पर रिसेंटली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इंस्टॉल हुए हैं, राइट। टैक्स हॉलिडे फॉर फॉरेन फर्म सेटिंग ऑफ डाटा हब्स, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है कि 2047 तक उनको टैक्स हॉलिडे देने की बात की गई है, अगर वो अपना डेटा सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश करते हैं तो, राइट। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें की गई हैं। हीलिंग सेक्टर 10,000 करोड़ टू प्रमोट इंडिया एज ए हब फॉर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ड्रग्स, क्योंकि इंडिया एक फार्मास्यूटिकल हब है वर्ल्ड का, और अगर बायोलॉजिकल ड्रग्स में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू गिव अ बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट 5-7 साल में हमें इसका फायदा देखने को मिलेगा, है ना। फिर एमएसएमई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई से रिलेटेड हर बार सवाल आते हैं, तो एमएसएमई से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं इसमें दी हुई हैं। आर्टिकल छोड़ सकते हो, बट एक बार अगर समय है तो नजर डाल लो, ठीक रहेगा। नीति आयोग रिपोर्ट लास्ट ईयर पॉइंटेड दैट मैन्युफैक्चरिंग हैज कंट्रीब्यूटेड 15 to 17% टू जीडीपी, a figure that is significantly lower than the East Asian economies like China, South Korea, where it accounted for over 25 to 30%. Right? इसके कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा फोकस इतना क्यों जा रहा है, क्योंकि जो भी आप देखोगे ईस्ट एशियन इकोनॉमी जैसे चाइना है, साउथ कोरिया है, जिनकी हम दुहाई तो देते हैं कि वो कंट्रीज काफी आगे बढ़ रही हैं मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन हम ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंट्रीज आगे क्यों कर रही हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट 25 से 30% है मैन्युफैक्चरिंग में, और हम अपने आप इन्वेस्टमेंट देखें तो मात्र 15 से 17% इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं हमको यहां से यहां जाएंगे तब तो हम सोच भी सकते हैं कि उनको कॉम्पीट करें। तो यही कहना चाह रहा है इकोनॉमिक सर्वे इस बार का। अगर आप लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी आंसर, या फिर अगर आप इंटरव्यू में इसके बारे में कुछ बताते हैं, तो इसको आप जरूर कोट करिए, जरूर एक बार बोलिए कि सर मैन्युफैक्चरिंग हमारा क्या, अगर कोई पूछा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग का स्टेटस क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ इतनी अभी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को देखें तो 25 से 30%
जो जीडीपी का है ना, वो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन हमारा अभी 15 से 17 पर स्टैग्नेंट हो गया है। सिमिलरली अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को देखें तो दूसरी बड़ी कंट्री जो कि अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है उनका 2% से ज्यादा ही रहता है और हमारा 1% से भी कम है, 0.7 0.8% पे रहता है। तो हम कैसे नई चीजों को लाएंगे? आज टेक्नोलॉजी का समय है, दिन ब दिन नई चीजें डेवलप हो रही हैं, तो हम कैसे करेंगे, इस पे बात होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग गेट्स बूस्ट एज गवर्नमेंट स्लेसेस कस्टम ड्यूटी। कम किया गया है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। क्यों मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, बस बाकी आप समझ गए। कमिटेड टू अलाइन बैंक्स टू नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियाज ग्रोथ। हाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आप बैंकिंग सेक्टर को याद करो, पहला बैंकिंग सेक्टर कैसा था और अब क्या है। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक कमिटी है, नरसिम्हन कमिटी, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था, जिसके हिसाब से आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हुए। पहले नेशनलाइजेशन नहीं था, फिर नेशनलाइजेशन हुआ, फिर प्राइवेट सेक्टर इसमें एंट्री लिए, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंक्लूड किया गया, और भी बहुत सारे चेंजेस हुए जो बैंकिंग सेक्टर को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है फिर से एक नया विगर लेने का कि बैंकिंग सेक्टर को और हम आगे बढ़ाएं। तो जो जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं विकसित भारत के, उसको क्रेडिट डिसबर्समेंट और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के बेसिस पे हम लोग जज करते आए हैं और आगे भी जज करते रहेंगे, क्योंकि एनबीएफसी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज है, कैपिटल कम है, इनका जो क्रेडिट बेस है, जिनको क्रेडिट देना है वो भी लिमिटेड नंबर्स हैं, या उनको छोटे छोटे नंबर ऑफ क्रेडिट चाहिए, तो इनको टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पे फोकस करना है। तभी जाके हम 2047 तक जो विकसित भारत की बात करते हैं उसमें बैंकिंग सेक्टर का जो योगदान होना है वो सही ढंग से हो पाएगा। तो ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है, आप इसको देख सकते हैं, नजर एक बार दे सकते हैं इस पर। इसके बाद आपके काम की चीज में नहीं है, यहां पे एआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि जो जॉब और सर्विसेज पे हम एआई की बात करते हैं, नेशनल एआई मिशन की बात करते हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी पे, हमारे जॉब्स पे, हमारे सर्विसेज पे, उसको भी सरकार को ही देखना पड़ेगा। तो इस बार बजट में है ना, एक एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी की बात की गई है कि वो दिया जाएगा, वो बनाया जाएगा और उसका देखा जाएगा कि क्या इंपैक्ट हो रहा है उस पर, है ना, वो इसमें बात की गई है। एआई से रिलेटेड जो भी अगर आपका सवाल आता है जीएस2 सेक्शन 3 में, इससे रिलेटेड कुछ क्यूज आप ले सकते हैं कि सरकार क्या सोच रही है, एआई मतलब एआई के जो नेगेटिव्स हैं उस पर विचार क्या कर रही है सरकार, राइट। बुद्धिस्ट सर्किट और वाइब्रेंट डेस्टिनेशन, जीएस1 सेक्शन 1, जीएस1 सेक्शन 1, है ना, बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो रही हैं। पाला आर्ट में जब आप लिखते हैं तो उसमें बुद्धिज्म का एक एंगल भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, तो आप एक लाइन इसको डाल सकते हैं कि रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे में, है ना, कहा गया है कि जो हमारे नॉर्थ स्टेट है वहाँ पे हम लोग अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें बुद्धिस्ट सर्किट का डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें प्रिजर्वेशन ऑफ टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, पिलग्रिमेज इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, कनेक्टिविटी, पिलग्रिमेज एमिनिटीज। इससे क्या होगा, हमारा टूरिज्म डेवलप होगा। या अगर हम टूरिज्म का आंसर देते हैं, टूरिज्म रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके आंसर में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सरकार टूरिज्म की दिशा में क्या कर रही है। जैसे 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स टू बी डेवलप्ड इनटू वाइब्रेंट एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशंस। क्यों, हम कल्चर पे जो फोकस अपना खो चुके थे वो वापस से हम रीइन्विगरेट कर रहे हैं, कल्चर डेस्टिनेशन बना रहे हैं इंडिया को, ताकि टूरिज्म की दिशा में काम किया जा सके, राइट। अब देखो ये चिप फोकस की बात है, यानी सप्लाई चेन में सेमीकंडक्टर मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन जो है, ये भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये आपका 8 मार्कर में आ सकता है, डायरेक्ट यही आ जाएगा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, है ना। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई एप्लीकेशंस कैन सर्व एज ए फोर्स मल्टीप्लायर्स फॉर बेटर गवर्नेंस। दिस यू कैन यूज एज कोट, है ना, आप कोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो इसको, है ना, अपने आंसर्स में, चाहे 8 नंबर का हो, 38 नंबर का हो, राइट। दिस चाइना को काउंटर करने के लिए किस तरह से रेयर अर्थ में, है ना, हम क्रिटिकल मिनरल्स में किस तरह सरकार सपोर्ट कर रही है, ये आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं, समझ में नहीं आएगी, डे बाय डे थोड़े और आएंगे, तो डेली बेसिस पे कमेंट्री देखना एसेंशियल नहीं है, आपके काम की चीजें जो है बस उस पर फोकस करना है ना। तो ये आप सारे आर्टिकल्स इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा देख सकते हैं, किस तरह से कैसा भी बजट हो, अखबार का काम है क्रिटिक करना, मीडिया का काम है कि जो कमियां हैं उनको निकालना, वो कमियां निकाली गई हैं कि मतलब
बहुत सारी चीज़ें जो जरूरी नहीं है कि हर बार फार्म सेक्टर पे काम हो ही, लेकिन इस बार फार्म सेक्टर पे उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। एआई इंटीग्रेशन की बात हुई है फार्म सेक्टर में, तो हम बेसिक लेवल पे काम नहीं कर रहे, ऊपर लेवल पे काम कर रहे हैं। हो सकता है 2-3 साल पहले हमने फार्म पे ज़्यादा फोकस किया हो, बाकी चीज़ों पे नहीं किया हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल अगर चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, अशोक गुलाटी जी का है, बट बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन नेचर है। पढ़ सको तो पढ़ लो, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हो, नॉट मैंडेटरी, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें इंडिया ईयू डील जो हुई है, इसके बारे में ये कहते हैं कि एक नेगेटिव सेंस जो आता है, हमेशा आप पॉजिटिव देख रहे हो, तो ये आर्टिकल आपको ऑफर करता है कि कुछ उसके बारे में क्या क्या नेगेटिव डिटेल्स हैं। जैसे जो ये कहते हैं कि ईयू और इंडिया को जो डील हुई है उसको मदर ऑफ ऑल डील्स तो कहा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रीमैच्योर है। यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई लीगल डेटा इसके लिए अवेलेबल नहीं है कि कैसे ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगा। अभी तो डील्स ही हुआ है, राइट। तो ये डील बेसिकली इंडिया को चाहिए था अपना मार्केट, है ना। इंडिया को टैरिफ कम करना था इंपोर्ट्स पे, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो मशीनरी चाहिए। वो कहां से आएगा? ईयू से आएगा, है ना। विदाउट टैरिफ आएगा तो उसके लिए इंडिया फायदा होगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन को क्या फायदा है कि यूएस के साथ जो उनका टसल चल रहा है और उनका मार्केट खराब हो रहा है, उस मार्केट को इंडिया फुलफिल कर देगा, इंडिया एस्टेब्लिश कर देगा, इसके साथ एक रिलायबल पार्टनरशिप भी देगा इसको, है ना। तो यही इसमें कहा गया है कि किस तरह से आप जो गेन यहां ले रहे हैं, क्या वो गेन नेशनल सिक्योरिटी के एवज में है, क्या वो गेन जो है वो जियो पॉलिटिक्स का जो आपको शॉक आया है, क्या उसकी वजह से है, ये आप रियलिटी में उनसे डील करना चाह रहे थे, है ना। उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अगर आप पढ़ लें तो बढ़िया रहेगा। ये भी काफ़ी टेक्निकल इन नेचर है। ऊपर समझ लें कि ईयू और इंडिया का जो एफटीए है किस तरह से नेगेटिव है। एक आध दो पॉइंट आपको यहां से मिल जाएंगे उसके आंसर लिखने के लिए, ठीक है। आपका एक कमेंट करना है आपको कि राफा बॉर्डर किसको किसको कनेक्ट करता है, किन दो एरियाज या कंट्रीज को कनेक्ट करता है राफा बॉर्डर, ये आप कमेंट करेंगे नीचे, है ना। तब पता लगेगा आपकी जो आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके लेक्चर से कितना आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी चीज़ें काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। जो मार्क्ड हैं उसको आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि हम ये लेक्चर को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, और ये कमेंट्री चलती रहेंगी, ये कमेंट्रीज एंड नहीं होंगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताने के लिए आए थे। और बजट से रिलेटेड और इकोनॉमिक सर्वे का एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट भी, डिटेल्ड वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।